Okay, so we are very much close to the term one course of mathematics. In science, we have covered physics and chemistry. Okay, तो साइंस में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री सब कवर कर लिया, बस बायो बाकी है और मैथ्स में हमारा ये चैप्टर और स्टैटिस्टिक्स बाकी है. ओके, अब देखो ये चैप्टर जो है आपके टर्म वन कोर्स में, टर्म वन में एमसीक्यू आने वाला है. तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर को इस सेशन में हम टर्म वन सिलेबस के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे. मींस अब मान लीजिए एक एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए कुछ तो नहीं आएगा. मींस आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कि प्रूफ कीजिए प्रूफ कीजिए प्रूफ कीजिए. तो जो ऑलरेडी चीजें दी हुई हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जैसे आपको ट्राइंगल दिया जाए, एक साइड निकालने के लिए बोला जाए या एंगल निकालने के लिए बोला जाए, और जो थ्योरम्स हैं, एक्सियोम्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे ताकि जो एमसीक्यू में ऑप्शन आए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सके. बिकॉज वो तो नहीं कहेगा कि प्रूव दिस थ्योरम और प्रूव दैट, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है. ओके, तो यहां पे इस ट्राइंगल चैप्टर को हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे. अब क्या है, तो चलिए एनसीईआरटी बुक्स आप लोगों के सामने ओपन होनी चाहिए. सो लेट अस मूव टू द चैप्टर नाउ. अब देखिए ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल बेसिकली क्या है, ट्राइंगल है एक पॉलीगन. And the smallest polygon, you can say the polygon with minimum sides, that is 3. अब यहां पे जो ट्राइंगल आपका चैप्टर है, बेसिक लेवल पे आपने बहुत सारी चीजें स्टडी की हैं. ट्राइंगल के एंगल्स, ठीक है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों को आप लोगों ने स्टडी किया. तो हम इसमें देखेंगे कि व्हाट वी हैव, क्योंकि अगर ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल इज द पॉलीगन विथ 3 साइड्स. 9th क्लास में, 10th में आप सिमिलैरिटी पढ़ोगे. 9th क्लास में आप क्या पढ़ोगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, अब हमें यह जानना जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको कहते हैं. देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब ऐसे फिगर्स जो एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो, ठीक है, जरा सा भी फर्क ना हो. तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. तो अगर वो फिगर ट्राइंगल है, ठीक है, अगर वो फिगर ट्राइंगल है तो फिर इसका मतलब कि वो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. लेकिन जो भी कॉन्ग्रुएंसी है, जैसे अगर हमारे पास 2 फिगर्स है, ठीक है, मान लो ये है और ये है. अब मैं कहूंगा क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, आपका आंसर आएगा नो. क्यों, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ एनालाइज किया. मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ बताया नहीं है, लेकिन आपने नो कहने से पहले कुछ ना कुछ एनालाइज किया कि एक जैसे दिख नहीं रहे. क्यों नहीं दिख रहे, शेप अलग अलग है. क्यों शेप अलग अलग है, इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं, एंड सो ऑन. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उनको कहते हैं मींस इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स ऑफ फिगर्स हुज शेप एंड साइजेस आर बोथ सेम. एक तो शेप सेम होना चाहिए और साइजेस सेम होना चाहिए. ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं. ठीक है, बहुत सारे अपने आसपास आप देखते होंगे कि जैसे 2 स्केल्स हैं, ठीक है, 2 स्केल्स हैं, तो वो 2 स्केल्स एक जैसे अगर होंगे, आप कहेंगे अरे वाह ये तो एकदम कॉपी है, तुम्हारे जैसी स्केल में लेके आया हूं. तो अगर उस स्केल को आमने सामने रख के देखें, कहेंगे अरे ये तो कॉन्ग्रुएंट है, एकदम दिख रहे हैं. ठीक है, क्यों, बिकॉज दे बोथ आर सेम इन रेस्पेक्ट ऑफ शेप एंड साइजेस. पॉइंट समझ में आया? Type in the chat box.
ठीक है। अब जैसे यहां पे अगर हमारे पास ये 4 स्क्वायर्स दिए हुए, दैट इज 1 2 3 एंड 4, मुझे आपसे पूछना हो कि इन चारों में कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? मींस यहां पे 4 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन चारों स्क्वायर्स में से कौन से दो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं? कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स इन चारों में से कौन से दो हैं? लेट क्यों? यस अयान, इन चारों स्क्वायर्स में से कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स कौन से दो होंगे? 1 एंड 3। मतलब ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? अभी बताया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? अयान, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको कहेंगे? भाई आप ध्यान दे रहे हैं लेक्चर पे कि नहीं दे रहे हैं? अयान, आई एम आस्किंग समथिंग बेटा। हाँ, तो यहां सेम शेप और साइज, तो फर्स्ट और थर्ड का सेम साइज है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उनको कहते हैं जो एग्जैक्टली कॉपी होते हैं, सेम शेप एंड साइज, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये कह रहा है नाउ विच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। अब देखो, जब भी हम फिगर्स में कॉन्ग्रुएंसी ढूंढते हैं, फिगर्स में, जैसे मान लो ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब हम फिगर्स में कॉन्ग्रुएंसी ढूंढेंगे, तो जाहिर सी बात है जो कॉन्ग्रुएंसी देखी जाएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्ग्रुएंसी जो देखी जाएगी दो चीजों में, एक तो साइड और दूसरा एंगल्स। ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट क्यों है? आपका आंसर होगा क्योंकि दोनों सेम शेप और साइज के हैं। तो शेप और साइज में फिगर्स में क्या देखा जाता है? फिगर्स में एंगल, मान लो ये आपका 40 डिग्री है, यस अयान, चैप्टर, व्हाट चैप्टर? चैप्टर कौन सा है? वाह यान, वेरी गुड, बहुत सही बेटा, आप शुरू से जुड़े हो, आज के लेक्चर में आज ही ये चैप्टर स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन में भी बोला ट्राइंगल,
जितनी देर इंट्रोडक्शन दे रहा था वहां स्क्रीन पे भी ट्राइंगल दिख रहा था। व्हाट इज गोइंग ऑन? आप क्लास कहां से कर रहे हैं? क्लास पे फोकस है या नहीं है? ये इतना बता दिया, आप जाके तो पूछो सर चैप्टर कौन सा है? जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, ये सामने क्या लिखा हुआ था स्क्रीन पे? उस वक्त कहां थे? ये इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सामने। दिखाई नहीं दिया। वाह, चलो तो फिगर्स में जब हम कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं तो साइड्स और एंगल्स, मतलब इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। ये भी 40 डिग्री है, इसी तरीके से ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। उसके बाद ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है। उसके बाद ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तब जाके हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो जब हम फिगर्स में ट्राइंगल्स देखेंगे यानी कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे तो जाहिर सी बात है 2 चीजों के बेसिस पे देखेंगे, साइड्स और एंगल्स। और कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होगा दैट विल बी दिस। ऐसे हम बनाते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन, लाइक दिस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है। कोई बात नहीं, तो तीनों इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी हम 2 फिगर्स या उसके ज्यादा के बीच में कंपेयर कर के देखते हैं, वही चीजें यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कह रहा है विच ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। इस एबीसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्राइंगल्स हैं? तो यहां पे हमें क्या मेजर करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? एंगल तो किसी का नहीं गिवन है, तो यहां पे एक साइड 4.5 सेंटीमीटर है, यहां भी एक साइड 4.5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड यहां भी 4 सेंटीमीटर है, यहां भी 4 सेंटीमीटर, तीसरी साइड यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। तो इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी यहां पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यूआर। पॉइंट समझ में आया? दूसरी चीज, जब हम इसको मेंशन करते हैं, अयान एन क्या है? क्यों सेकंड नहीं होगा? अब देखो, दूसरी चीज, जब हम कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, यहां पे किसकी कॉन्ग्रुएंसी देख रहे हैं? ट्राइंगल की। तो जाहिर सी बात है जब 2 ट्राइंगल्स होंगे वो 2 ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे? एग्जैक्टली सेम होंगे। यहां पे जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल पीक्यूआर है, ठीक है? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है? तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी क्राइटेरिया वाइटेरिया सब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो जब लिखते हैं
तो देखो जब हम ये लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो इसके लिखने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि ए एंगल जो है वो किसके इक्वल है, तो इसीलिए ए के करस्पॉन्डिंग पी लिखा जाएगा ट्राइंगल का। बी के इक्वल कौन सा एंगल है, क्यू, तो बी के करस्पॉन्डिंग क्यू लिखा जाएगा। ये लिखने का तरीका नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा। और सी के इक्वल कौन है, आर, तो इसका मतलब सी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर आपने ये लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी, मतलब कुछ भी उठा के, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी, ये टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पे ये बता रहे हो कि एंगल ए जो है एंगल आर के इक्वल है। क्या एंगल ए एंगल आर इक्वल है? नहीं, एंगल ए किसके इक्वल है, तो इसीलिए ए के सामने कौन सा एंगल लिखा होना चाहिए, जो उसके करस्पॉन्डिंग है। पॉइंट समझ में आ गया? तो कॉन्ग्रुएंसी जब लिखी जाती है ट्राइंगल्स में, तो उसके लिखने के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक होता है और उसी तरीके से लिखा जाता है। कोई भी रैंडम ऐसे ही एंगल नहीं लिख दिया जाता, ठीक है। तो यहां पे अगर आप गौर करें, जब आप लिखोगे अब ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पे कौन 4.5 सेंटीमीटर है, क्यूपी, ठीक है। अब मान लो इस पी को, देखो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल कौन सा है, दैट इज ए बी सी, ठीक है। ये ट्राइंगल है ए बी सी, यहां पे क्या दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और यहां पे क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब मैं दूसरा ट्राइंगल बनाता हूं, क्या दिया हुआ है यहां पे आर क्यू पी, बहुत ध्यान से समझिएगा जो यहां पे बताने जा रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक जैसा बने। अब देखो यहां पे दिया हुआ आर क्यू पी, आर क्यू एंड पी, ठीक है। ये है 4, ये है 5, ये है 4.5, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो अभी हमने कहा आपसे कि ये 4.5 सेंटीमीटर एक साइड है, इसमें भी एक साइड 4.5 है, दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर, इसमें भी एक साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरी साइड 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5 सेंटीमीटर है। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि तीनों साइड जो हैं वो इक्वल दिख रही हैं, क्योंकि जब भी आप दो फिगर को कंपेयर करोगे तो एक साइड एक फिगर का, दूसरा साइड दूसरे फिगर का होगा ना, एक साइड एक फिगर का, दूसरा साइड दूसरे फिगर का। अब यहां पे कुछ भी एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखने में तो ये एक दूसरे को उल्टे लग रहे हैं। तो अगर यहां पे हम ऐसा देखें, ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको रोटेट करूं, बहुत ध्यान से देखो, ये देखो अब ये एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहा है। अब देखो 4.5 के सामने क्या आ गया, 4.5, 4 सेंटीमीटर के सामने क्या आ गया, और 5 सेंटीमीटर के सामने क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो पहले जो इस तरीके से ये था, तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम लिखते हैं कि कौन सा ट्राइंगल, बेटा रीजॉइन कीजिए, हाफ अगर आ रही है तो उसको रीजॉइन कीजिए। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि अगर हम इसको देखते हैं कि
लिखें कैसे? क्योंकि अगर हम ऐसे देखेंगे तो हम लिख देंगे ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आरपीक्यू लिख देंगे। लेकिन क्या ए के करस्पॉन्डिंग आर ए करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया? जिस ट्राइंगल में जो एंगल जहां पे उसकी ठीक सामने, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग, तो यहां पे ए के करस्पॉन्डिंग तो आर दिख रहा है ना, लेकिन ए के करस्पॉन्डिंग जब आर देख रहे हैं तो ये फिगर तो मैच नहीं कर रही है। अभी फिगर कब मैच करेगी? ऐसे। अब देखो ए के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, बी के करस्पॉन्डिंग, सी के करस्पॉन्डिंग। तो ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ये एजम्पशन प्रैक्टिस पे डिपेंड करके और इस टाइप से करना होता है। क्योंकि अब यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग पी है। क्यों? क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर के जस्ट करस्पॉन्डिंग 4.5 आना चाहिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग साइड 4 सेंटीमीटर आनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग साइड 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए। और ये तभी हो पाया जब हमने इसको रोटेट किया। तो ये जो रोटेशन करके मैंने दिखाया है, यही हमें क्या करना पड़ता है? इमेजिन करना पड़ता है। बुक्स में ट्राइंगल्स को या जो फिगर्स दिया हुआ है उसको एज्यूम करके बना के देखना होता है कि हां अब एक जैसे दिख रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं होता तो मैं ए के करस्पॉन्डिंग तो आर लिख देता, ये लिख देता ना कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी, और ये क्या हो जाता? रॉन्ग। तो ये जो लिखा जाता है इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक है, तो ये रोटेट हो गया, अब क्लियर हो गया, माइंड में समझ में आ गया कि क्या होना। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम दिख रहा है और जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो एक दूसरे के सामने ही है। तभी जाके हम बोल सकते हैं क्या कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये नहीं है 4.5 के सामने 4 आ रहा है, 4 के सामने 5 आ रहा है, ये नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग वही लेंथ ऑफ साइड आनी चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो अगर नहीं है तो हम रोटेट फ्लिप ये करके एडजस्ट करेंगे, तब भी नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जैसे मैं यहां पे बनाऊं, मान लो ये ट्राइंगल मैंने बनाया एबीसी और ये है 4.5, ये है 4, ये है 5। ठीक है, अब मैंने एक ट्राइंगल बनाया ये पी क्यू आर, दिख तो एक ही जैसा है, लेकिन यहां पे है 4, यहां पे है 4.5, ठीक है, और यहां पे है 5। अब आप कहेंगे कि देखिए ये एक साइड ये 4 हो गई, ये भी 4 हो गई, ये साइड 4.5 हो गई, ये भी 4.5 हो गई, ये साइड 5 हो गई, ये भी साइड 5 हो गई। ठीक है, तो अगर आप इसको रिटर्न करो या फ्लिप करो, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये PQ उठा के 4 आप फ्लिप करोगे, कैसे? ऐसे। अभी यहां पे जो करने वालों बहुत ध्यान से समझना, तो ये दोनों चीजें करनी होती है। अब देखो ये मैं करता हूं इसको फ्लिप और हल्का सा रोटेट, ये हो गया। अब देखो 4.5 के सामने, 4 के सामने, 5 के सामने, तो इसका मतलब फ्लिप या रोटेट करके एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड आ गई। तो अब हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर, पी क्यू नहीं, पी आर क्यू। यहां पे क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू। ये थोड़ा मेरा बनाने में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन फ्लिपिंग करना पड़ता है दिमाग में और या फिर रोटेशन करना पड़ता है। तो यहां पे तो मैं सॉफ्टवेयर को यूज को करके आपको बता रहा हूं, यही चीज हमें माइंड में क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पॉइंट समझ में आ गया अयान? ठीक है, अब यहां पे देखो, अब ये 4.5 है, अब देखो सब ये भी 4.5, ये भी 4 है, ये भी 5। ठीक है, तो अगर तुम F पॉइंट को हल्का सा रोटेट करो इधर, ऐसे पकड़ के, F को पकड़ के ऐसे करो, तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये FD आ जाएगा इधर और इधर FE आ जाएगा, यानी F वर्टेक्स को पकड़ के थोड़ा सा इधर करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा। अब 4.5 हो गया, ये क्या आ जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? 5। अब देखो 4.5 के करस्पॉन्डिंग 4.5 आ गया, 4 के करस्पॉन्डिंग 4 आ गया, 5 के करस्पॉन्डिंग 5 आ गया। हल्का सा हमें घुमाना पड़ा बस। तो इसका मतलब ABC जो है
एफ डी ई के भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अक्सर बच्चे 10th में भी 9th में भी ट्रायंगल से इतना भागते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। जब ये घुमाने वाला कॉन्सेप्ट, फ्लिप करने वाला कॉन्सेप्ट, यानी माइंड में आपके इमेजिनेशन बैठ जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो ट्रायंगल का आप कर लोगे, कोई सा भी। और बताइए कैसे की जाती है एक्टिविटीज से, मेहनत की जाती है। अभी तो टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यू है, अब क्या होता है स्कूल्स में ये एक्टिविटीज होती है। अब जाहिर सी बात है, हर एक्टिविटी में इसको स्कूल थोड़ी बना पाऊंगा, लेकिन बहुत पूरी कोशिश करता हूं जितने हद तक समझा सकूं, जिस तरीके से समझा सकूं। तो स्कूल में एक्टिविटीज होती है, क्या होता है ट्रायंगल को बनाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल को मतलब उसको काटा। आप ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड ट्रायंगल्स आपका सिमिलैरिटी का 10th क्लास में, तो ये कॉन्सेप्ट वहां भी यूज होगा, सिमिलैरिटी में यूज होगा। अब अगले साल जरूरी नहीं कि टर्म 1 हो सकता है सब्जेक्टिव हो, तब क्या करेंगे, तो यहां पे अगर कॉन्सेप्ट बना लेंगे। अब आपको सिर्फ क्या करना है, एक्टिविटी में, ठीक है, खुद से, स्कूल में हो ना हो, अब ये जितने फिगर्स हैं इसको एज इट इज बना लिया। और या ऐसे भी कर सकते हो, बुक ले जाओ एनसीईआरटी की फोटोकॉपी करा लो, ठीक है, और उसको ऐसे 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 करके क्या कर दो, काट दो अलग अलग ट्रायंगल। और उस ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है उसके पीछे भी, उसके रिवर्स में, जैसे मान लो ये है, ठीक है, सामने से दिखेगा, उसके जस्ट पीछे वाले हिस्से पे भी इसको लिख दो, ताकि रोटेट करके या घुमा के कैसे भी तुम्हें समझ में आ जाए। तो जब ये करोगे ना, हम लोगों ने किया है अपने स्टूडेंट्स लाइफ में, तो जब ये करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, हाँ मतलब ऐसे रोटेट किया, अच्छा हाँ देखो ये आ गया आमने सामने। जैसे अभी मैंने ये एफ इधर हल्का सा किया, अब आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज अभी हमने की है। यहां पे आपने ट्रायंगल को घूमते हुए देखा, आपने ट्रायंगल को फ्लिप होते हुए देखा, तो इसी तरीके से दिमाग में इमेज बैठानी होती है। हाँ ठीक है, अब वही देखते हैं। अब देखो यहां 4 है, ठीक है, और ये 5 है। अब ए बी सी, अब इस एम को हमें हल्का सा उठा के इधर घुमाना पड़ेगा, तभी 4 के करस्पॉन्डिंग 4, 4.5 के करस्पॉन्डिंग 4.5 और 5 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम आर एन। देखिए एम आर एन होगा, ठीक है। अब बात आती है, हाँ तो इसका मतलब वही है, यहां पे 4.5 है, यहां पे 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है ही नहीं, क्योंकि कॉपी है ही नहीं, एग्जैक्ट कॉपी ना, साइड मैच कर रहा है। तो जब साइड ही मैच नहीं कर रहा तो एंगल तो दूर की बात है, ठीक है। नहीं तो यहां लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, क्योंकि साइड्स अनइक्वल है, यानी एक साइड से मैच कर रही है ना 5-5, बाकी दो कहां मैच कर रही है, ये भी नहीं कर रही है ना ये कर रही है। तो इस वजह से ट्राइंगल एबीसी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसटी। दैट्स इट, ठीक है। कोई डाउट? पक्का? ये एक्टिविटी जाके आप लोग करेंगे, और ये मेरा असाइनमेंट है। मतलब आप कैसे करोगे, आपने किया, बस आप ये फोटो खींच के भेज दोगे, यहां से आपने फोटोकॉपी करा लिया, ये ट्राइंगल है। अब आपके ऊपर है ना, आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो फायदा किसका होगा? मुझे तो आप फोटो भेज दोगे, सर असाइनमेंट देखिए मैंने किया, आपने जो बोला था मैंने जाके किया है। लेकिन अब आप करोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि मैं करवाता, लेकिन वही चीज है ना कि फिर एक स्कूल ही खोलना पड़ जाएगा। हर चीज अगर यहां पे करवाने लगूं, करवा भी सकते हैं, लेकिन वही चीज है कि फिर उसका एक सिलेबस, एक करिकुलम डिजाइन एकदम अलग से करना पड़ेगा। इसीलिए सारे असाइनमेंट्स का सेक्शन रखा है मैंने, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो गया, अब यहां से क्या हमने सीखा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, यानी जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में कौन से आ जाएंगे, एंगल्स, और क्या आ जाएंगे, साइड्स, जो भी बताया। अभी तो हम साइड्स को देख रहे थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब साइड मैच कर जा रही है, मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल का इक्वल और ये एंगल का इक्वल ये हो। तो वही कह रहा है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल्स भी आ गए, साइड्स भी हो गए, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होंगे। तो इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, सीपीसी। यस, कॉन्ग्रुएंट corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। क्योंकि जब हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करना तो यहां पे नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है आप एमसीक्यू करोगे, तो जब हम प्रूफ करते हैं कोई भी चीज तो वहां पे जब कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते हैं तो लास्ट में क्या लिख देते हैं, सी बाई सीपीसीटी। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इस वजह से, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस वजह से इक्वल होगा। जैसे मान लो मैं यहां पे दो ट्राइंगल बनाता हूं, एबीसी और पीक्यू आर, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये बताओ क्या ये एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, यस। तो यहां पे हम क्यों लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस वजह से ये क्या है, इक्वल। उसी का मतलब होता है ये सीपीसीटी, यही मतलब होता है सीपीसीटी, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, एनी डाउट? यस है। अब आते हैं, देखो क्राइटेरिया मींस, क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, हमने अभी देखा कि जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब एक साइड के दूसरा साइड इक्वल, दूसरे साइड का भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, तो दो ट्राइंगल्स के बीच में हम मैच कर रहे हैं। तो क्या किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए हर बार तीनों साइड तीनों एंगल देखना पड़ेगा? क्योंकि क्राइटेरिया का मतलब यही हुआ कि किस क्राइटेरिया से आप कह रहे हो कि कॉन्ग्रुएंट है, वही समझ में है कि किस क्राइटेरिया से। तो यहां पे ये हम स्टडी करेंगे कि हर बार ये बोलना कि तीनों साइड तीनों एंगल, तीनों साइड तीनों एंगल जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है, इसको आके देखते हैं कि पहला क्राइटेरिया क्या है, दैट इज एक्सियोम 1, दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। यस, तो पहला क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। इन सब का मोटिवेशन है बस, ठीक है, समझेंगे। अब देखो साइड एंगल साइड का मतलब क्या हुआ, जैसे लिखा है उसी पैटर्न में होने चाहिए। तो दो ट्राइंगल्स ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो ट्राइंगल्स फॉर एग्जांपल ABC PQR कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उन ट्राइंगल्स में से जो साइड्स हैं, जैसे मान लो यहां पे ये दिया हुआ है, ये X है, ये भी X है, ये Y है और ये भी Y है, दो साइड दिया हुआ, तीसरा नहीं दिया हुआ। तो ये हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या सिखाता है, अगर दो साइड दिया हुआ है, ठीक है, कि ये वाला साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर, तीसरा नहीं भी दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बीच का जो एंगल है, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, पॉइंट समझ में आए, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इसके इक्वल है, मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा है, तब हम इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, अगर मान लो ये होता, यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और कह रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल है,
तो ये जो एंगल गिवन है, तो ये एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। देखो, एक्स ए बी और ए सी के बीच में ये एंगल आ रहा है। बीच मतलब दोनों साइड के बीच में, नहीं रोटेट करना ही नहीं है। रोटेट करोगे तब कैसे बीच में आ जाएगा। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के बीच में ये थीटा आ रहा है। बीच का मतलब है जहां पे दोनों साइड ज्वाइन होती हैं। यस या नो? बीच में ये एंगल आ रहा है। ये एंगल दो साइड्स के बीच में, देखो ये दो साइड्स कहां पे मीट कर रही है, यहां पे। ये एंगल यहां पे बीच में कहलाएगा ना। ये दो साइड है और यहां पे एक एंगल बना हुआ है। ये एंगल कहां पे इन दोनों के बीच में आ रहा है। बीच का मतलब ये थोड़ी बीचों बीच। बीच का मतलब ये हो गया कि जहां पे दोनों साइड्स मिल रही हैं वहां पे वो एंगल बन रहा हो। तो ये बताओ, ए बी और ए सी जहां पे मिल रही हैं वहां पे ये थीटा बन रहा है। बताओ, जहां पे ए बी ए सी जहां पे मिल रही हैं यहां पे पी क्यू और पी आर यहां पे मिल रहा है। लेकिन जो एंगल गिवन है वो यहां पे गिवन है, इस जगह पे आर और सी पे। तो जो एंगल गिवन है, नहीं नहीं ये नहीं बन रहा है यहां पे, इसको भूल जाओ। ये एंगल मैं बता रहा हूं, अब मैंने चेंज कर दिया। ये एंगल थीटा, अभी नहीं, अभी ये देखो कि यहां पे जो कह रहा हूं कि साइड एंगल, साइड का मतलब क्या हुआ, यानी एंगल जो है, जो गिवन एंगल है वो दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। तो यहां पे दो साइड्स कौन सी इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। ए सी किसके इक्वल है? पी आर के। लेकिन जो एंगल गिवन है, क्या ये एंगल इन दो साइड्स के बीच में है? बीच मतलब मैंने बताया जहां पे ये दो साइड मिल रही हैं। क्या ये एंगल थीटा यहां पे बना हुआ है? हाँ भैया यान, ये साइड में बना हुआ है, बीच में नहीं बना हुआ है। तो ये, हालांकि यहां पे एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है, लेकिन ये कंडीशन साइड एंगल साइड नहीं होगी। साइड एंगल साइड लगाने के लिए दोनों साइड्स जो इक्वल हैं, जो एंगल गिवन है वो एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में ही आना चाहिए। तब जाके आप क्या बोल सकते हो? साइड एंगल साइड। तो अगर ये थीटा जो है यहां नहीं, वो यहां पे होगा, जो दो साइड्स इक्वल गिवन है, तब जाके हम कह सकते हैं यस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और किस क्राइटेरिया से है? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से है। तो इसका मतलब पहला क्राइटेरिया, ठीक है, पहला क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए, किसी दो ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए क्या दिया होना चाहिए? क्या तीनों साइड तीनों एंगल का दिया होना जरूरी है? नहीं। अगर दो साइड दी हुई हो, जैसे ये बोल रहा है कि ये ट्राइंगल MNP है, MNP है, और ये ट्राइंगल SRT है। क्या हो रहा है? ठीक है, ये ट्राइंगल SRT है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। जैसे अभी आपने प्रूफ किया था ऊपर, तो वहां के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड था? यहां पे तीनों साइड्स आप मैच कर रहे थे, लेकिन क्या अभी जो मैंने कंडीशन दिया, क्या इसमें तीनों साइड गिवन है? क्या इसमें तीनों एंगल गिवन है? नहीं। लेकिन दो साइड गिवन है और उसके बीच वाला एंगल भी गिवन है। तो इसका मतलब दो साइड और अगर बीच में जो एंगल है,
अगर इतना ही गिवन है तो भी काफी है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। इसीलिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम क्या होता है, आइए इसको देखते हैं स्टेटमेंट को कि क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच में आने वाला एंगल ना कि कोई और, ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का, आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल के दो साइड और उसके बीच में वाला आने वाला एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और बीच में आने वाले एंगल के इक्वल है तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर यहां पे मैंने 30 नहीं दिया होता, मैंने यहां पे दे दिया होता इस जगह पे, अब देखो यहां पे तो दो साइड के बीच में, यहां पे भी 5 और 6 है लेकिन एंगल बीच में नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट। पॉइंट समझ में आ गया, कोई डाउट आया? ये एग्जाम समझ में आ गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस किस बेसिस पे, कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा क्योंकि यहां पे हमें प्रूव नहीं करना है। तो करना क्या है, आपको घर पे जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन का नोट बनाना। जैसे मैं एग्जांपल 1 ले रहा हूं इस वक्त, कैसे बनाना, क्योंकि टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है। आपने लिखा यहां पे एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 में जो डायग्राम है वो बनाए, ठीक है, मतलब अच्छे से डायग्राम बनाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यह है ए डी सी बी, ए डी सी एंड बी। व्हाट इज गिवन, ये ओ है और ये इसके इक्वल। देखो ये सिंगल ये भी सिंगल, मतलब ये इसके इक्वल है, ये डबल ये भी डबल दिया, इसका मतलब ये सीओ इसके इक्वल है, और ये ऐसे दिया मतलब ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, तो अब यहां पे इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है वो आपका रिजल्ट है। ठीक है, वो आपको यहां पे लिखना है कि यहां पे इस क्वेश्चन में ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दैट इज बीओसी। ऐसा क्यों, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो आपको रिजल्ट लिखना है दैट इज एडी इज पैरेलल टू बीसी। अब देखो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने रिजल्ट इसके बराबर में लिख लिया। क्यों, ये फिगर देके एमसीक्यू में इन चारों ऑप्शंस में कोई सा एक ऑप्शन ये दे सकता है, मतलब ये बोल सकता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी, ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओबी, ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीसीओ। ठीक है, या ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओबी, कुछ भी सॉरी कुछ कर दो, बीसीओ हो गया, ओसीबी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पे आप जब देखोगे कि यार दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है तो कौन से होगा, तो जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, इसको अच्छे से रिवीजन कर चुके होगे। अब देखो कैसे यहां पे कौन सा होगा इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स के बीच में हमें देखना है। दूसरा ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, मतलब जो दो साइड्स इस दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स के इक्वल है, ये वाला एंगल उनके बीच में ही आ रहा है। तो यहां पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो गया, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी रूल भी यहां लिख लिया। किससे प्रूफ हो रहा है, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो अब साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब हमारे दिमाग में कि कौन किसका करस्पॉन्डिंग है, तो ओ का करस्पॉन्डिंग तो ओ ही रहेगा। तो इसका मतलब जहां पे बीच में ओ आ रहा है वो ऑप्शन सही हो सकते हैं, जहां पे बीच में सी आ रहा है
वो ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि O पे ही इस ट्राइंगल का ही एंगल बन रहा है। दूसरा, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी ये इसके सामने होनी चाहिए, तो इसका मतलब D जो होगा वो किसके इक्वल होगा? C के। तो इसका मतलब D के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए? C आना चाहिए। और A के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए? B आना चाहिए। तो देखो ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? ऐसे भी देख लो, यहां पे क्या बोल रहा है कि ये वाला साइड CO OD के बराबर होगा। अगर मान लो ये भी नहीं समझ में आ रहा, दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं, तो AOD के कॉन्ग्रुएंट है ये ना, तो AOD की तरह एकदम एग्जैक्ट एक ट्राइंगल यहां बना दो, एकदम एग्जैक्ट मिलता जुलता, एकदम। ये नहीं कि 1-1 इंच मिलाना है और 1-1 मिलीमीटर मिलाना है, ये नहीं करना है, ठीक है। अब AOD तो ये है, अब हमें देखना है कि कौन सा एंगल किसके सामने, तो ये O है, तो O के सामने तो O ही रहेगा, ठीक है। अब OC, ये जो OD है, इसके इक्वल क्या है? OC, यही तो है ना। OD के इक्वल क्या है? OC। तो OD के इक्वल OC है, तो OC इसी के सामने होगा ना, यहीं पे होगा ना, ठीक है। और जाहिर सी बात है OA के इक्वल क्या है? OB। तो जाहिर सी बात है O और C हो गया, तो ऑब्वियसली B यही होगा। बस किसी एक को ढूंढना होता है, बाकी तो तीसरा ऑटोमेटिकली वही होगा। तो अब यहां पे देखो, अगर हम लिखते हैं ट्राइंगल AOD, तो A के करस्पॉन्डिंग क्या है? B, D के करस्पॉन्डिंग क्या है? C, और O के करस्पॉन्डिंग क्या है? आप देख लीजिए ऑप्शन। तो यहां पे आपको जो तैयार करना है वो इस तरीके से तैयार करना है, वेरी सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने डायग्राम बनाया, जो प्रूफ करना है उसका हमने रिजल्ट लिखा, जो मेन है वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है? AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि यहां पे समझना ही है, प्रूफ करने का है ही नहीं, ठीक है, तो हमें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो यहां पे क्या बोल रहा है? L इज इट्स परपेंडिकुलर, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये क्या होगा? अब ये बताओ, एंगल ACP और एंगल BCP एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन ये मिलके क्या एंगल बना रहा है? मिलके 180। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं जो मिलके 180 बनाते हैं? बताओ। दो एंगल्स जो मिलके 180 डिग्री, यस यान बताइए, दो एंगल्स जो मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन में होगा, ट्राइंगल में कहां से आ गया? दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। बेटा मैं वही कह रहा हूं, मेहनत करो। दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, ये दो एंगल्स A और B है, इनका सम 180 डिग्री है, तो ये दो एंगल्स क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री, यस। और वही दो एंगल्स, अगर वही दो एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। यानी सप्लीमेंट्री होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बराबर में हो, लेकिन उनका भी सम क्या होगा? 180 होगा। लीनियर पेयर में वो दो एंगल्स जिनका सम 180 हो और वो एक दूसरे के बराबर में भी हो, तो यहां पे ये क्या कहलाएगा? जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा कि ये दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहां पे ये कह रहा है कि अब अगर एक AB लाइन है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, बाई मींस क्या होता है? टू, सेक्टर मींस पार्ट, सेक्शन, मतलब वो नीचे लाइन आ रही है और उसने जिस लाइन पे वो गिर रही है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? दो इक्वल पार्ट्स। तो यहां पे क्या गिवन है? AC जो है किसके बराबर?
ठीक है, इसके बराबर। तो कह रहा है कि शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट, मतलब ये जो P है, अब आपको क्या करना है, शो तो नहीं करना है, यहां पे हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो यहां पे P इक्वल है दोनों से, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब P इक्वल है A और B से, का मतलब क्या हो गया, हमें क्या प्रूफ करना है, PA और PB इक्वल है, ये प्रूफ करना है। अब देखो इक्वल कब होंगे, इन दो ट्राइंगल्स के साइड्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब जो ये दो ट्राइंगल दिया हुआ है, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। हमें दिया क्या हुआ है, एक तो ये एंगल इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर, ठीक है। साइड एंगल साइड के लिए हमें क्या चाहिए, तीसरा साइड भी चाहिए। तो देखो यहां पे तीसरा साइड है CP, ये CP दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो जब कॉमन है तो ये ऐसे ही इक्वल हो जाएगा, यानी एक साइड जो दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है। अभी ये दीवार है, ये उस रूम के लिए दीवार और इस रूम के लिए दीवार सेम है, तो ये बताओ ये दीवार इस रूम के लिए, ये दीवार उस रूम के लिए अलग अलग होगी या सेम होगी, कॉमन होगी। तो इसका मतलब जो कॉमन साइड है उसकी लेंथ तो बराबर ही होगी। तो देखो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, कॉमन है। तो यहां पे देखो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। तो जब साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सारे साइड और सारे एंगल्स सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस वजह से AP जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, PB के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स, अभी आपने क्या प्रूफ किए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। पॉइंट समझ में आया। तो आप लोग को ये नोट फॉर्म में करना होगा। आपने डायग्राम बनाया, जो प्रूफ करना है उसके आगे लिख लिया, क्योंकि ये जो प्रूफ करना है ये MCQ का क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो कभी तभी कर पाओगे ना जब जानते होगे। और डिस्कस हम यहां कर रहे हैं, बस आपको घर पे क्या करना है, वो चीज तैयार कर लेनी है, डिस्कस यहां पे करने, प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, सारी टेंशन खत्म, लेकिन क्वेश्चन को तो डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, और कल क्या है, कल थर्सडे, बायो से बचा हुआ है, तो चलो बायो सेल को कंप्लीट करते हैं। बायो कंप्लीट होते ही मैथ्स पे आ जाएंगे, मैथ्स कंप्लीट होते ही टर्म 1 टर्म 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैथ्स में भी अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, लेकिन चूंकि डिस्कस करना जरूरी है, नहीं तो मैं ये 1-2 घंटे में चैप्टर फिनिश कर दूं, क्योंकि है ही नहीं, प्रूव ही नहीं करना है हमें, लेकिन डिस्कशन करना जरूरी है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आज असाइनमेंट जाएगा, उसका मैं 2 से 3 दिन टाइम दे दूंगा। आपको करना क्या है, वो असाइनमेंट आज का जो है आपके लिए ही बहुत फायदा करेगा, इस क्लास में भी और अगली क्लास में। बस आपको फोटोकॉपी करा के या हाथ से बना के जो उसको काट के उसको फ्लिप रोटेट इस टाइप से करके देखना है, ताकि वो इमेज जो है कहां बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलो फिर ओके।